हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक है किराया क्रय पद्धति। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में क्रेता को स्वामित्व कब प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही स्वामित्व प्राप्त होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति पर बेचे गए माल की लागत को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है किराया क्रय व्यापारिक खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय लेन देन की दशा में क्रेता की पुस्तकों में ह्रास किस मूल्य पर दर्शाया जाता है या लगाया जाता है? तो इसका आंसर है नगद मूल्य पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में माल के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है इसे एक विशेष प्रणाली कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें अंतिम किस्त विक्रेता को भुगतान नहीं कर दी जाती तब तक क्रेता इसका मालिक नहीं बन सकता? तो इसका आंसर है किराया क्रय पद्धति। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में माल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो माल की कीमत उसके स्वामी को किस्तों द्वारा भुगतान करने का समझौता करता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है जे.आर. बाटलीबाई। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें माल की कीमत सामयिक किस्तों द्वारा माल को क्रय करने के उद्देश्य से भुगतान की जाती हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है कार्टर ने इसको दिया है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय अधिनियम 1972 को संसद ने अपनी स्वीकृति कब दी? तो इसका आंसर है 31 मई 1972 को किराया क्रय अधिनियम को संसद में पास किया गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति अधिनियम की तरह कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 8 जून 1972 को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या है? तो इसका आंसर है किराया क्रय के व्यवहारों को नियंत्रित करना। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय अधिनियम 1972 में कितनी धाराएं व अध्याय हैं? तो इसका आंसर है किराया क्रय अधिनियम में 31 धाराएं व 6 अध्याय हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति की परिभाषा को किस अध्याय और धारा में रखा गया है? तो इसका आंसर है अध्याय 1 और धारा 1 व 2 में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय ठहराव की विषय सामग्री और नमूने को किस अध्याय व धारा में स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर है अध्याय 2 और धारा 3 से 5 तक। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शर्तें और आश्वासन किराया क्रय पद्धति या ठहराव की
सीमाएं व संपत्ति के हस्तांतरण को किस अध्याय व धारा में रखा गया है? तो इसका आंसर है अध्याय 3 धारा 6 से 8 तक के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय क्रेता के अधिकार और दायित्व को किस अध्याय व धारा में स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर है अध्याय 4 धारा 9 से 17 में वर्णित है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माल के स्वामी के अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किस अध्याय व धारा में किया गया है? तो इसका आंसर है अध्याय 5 और धारा 18 से 23 में किया गया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय ठहराव का आशा ऐसे ठहराव से है जिसके अंतर्गत माल किराए पर दिया जाता है और जिसके क्रय करने का विकल्प क्रेता को समझौते की शर्तों के अनुसार होता है। इसका वर्णन किस धारा में है? किराया कर अधिनियम की धारा 2C में वर्णित है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म रूप से किराया क्रय मूल्य का आशय किससे होता है? तो इसका आंसर है रोकड़ मूल्य प्लस रोकड़ मूल्य की अदत्य राशि पर ब्याज से है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान तक माल पर विक्रेता का स्वामित्व होता है? तो इसका आंसर है किराया क्रय पद्धति में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माल के स्वामी द्वारा माल वापस लिए जाने पर प्रतिबंध का वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है किराया क्रय अधिनियम की धारा 20 में वर्णित है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किराया ठहराव के समय क्रेता ने प्रथम किस्त की राशि विक्रेता को दी है तो प्रथम किस्त पर ब्याज कैसे निकाला जाएगा? तो इसका आंसर है संपत्ति के नगद मूल्य पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किस्त जिसमें ब्याज भी शामिल हो तो ब्याज की गणना किस प्रकार की जाएगी? तो इसका आंसर है किस्त की राशि में से संपत्ति के नगद मूल्य को घटाकर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब ब्याज की किस्त देय होती है तो उस समय किस्त में जितनी राशि ब्याज की होती है उसे कहाँ हस्तांतरित करते हैं? तो इसका आंसर है ब्याज खाते के डेबिट पक्ष में हस्तांतरित करते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में वर्तमान समय में क्रेता की पुस्तकों में कितनी विधियों से लेखा किया जाता है? तो इसका आंसर है 2 विधियों से। पहला है संपत्ति अर्जित विधि, दूसरा है उधार क्रय विधि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति के समय क्रेता द्वारा दी गई किस्त की जनरल प्रविष्टि क्या होगी? तो इसका आंसर है एसेट्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ अग्रीमेंट। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस विधि में ब्याज की राशि वर्गीकृत तालिका द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका आंसर है वार्षिकी दर विधि द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति खरीद ली गई है और उसका रोकड़ मूल्य नहीं दिया गया है तो रोकड़ मूल्य निकालने की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है 2 विधि का प्रयोग करेंगे, वार्षिकी दर द्वारा और दूसरा बैंक गणना विधि द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब ब्याज की दर नहीं दी गई हो और विभिन्न राशियों का भुगतान विभिन्न तिथियों को किया जाए तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है
गुणनफल विधि का। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय मूल्य का रोकड़ी मूल्य पर जो आधिक्य होता है उसे किराया क्रय प्रभार कहा जाता है। इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर है किराया क्रय अधिनियम 1972 की धारा 7(1) में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, जब ब्याज की दर नहीं दी गई हो और विभिन्न किस्तों का भुगतान निश्चित समय पर किया जाता है तब कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर है अनुपातिक विधि का। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।